आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज हर चैनल पर क्या कहते हैं इसको, एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं। जिस वक्त दुनिया में से लोग एग्ज़िट कर जा रहे हैं, मौत का ग्रास बन जा रहे हैं, उनको एक ढंग का क्रियाक्रम नहीं मिल पा रहा, उस वक्त क्या ये आवश्यक था कि चैनल्स जो हैं उस पर ये दिखाया जाता है एग्ज़िट पोल। एग्ज़िट पोल आखिर होता क्या है? आप कुछ लोगों से सवाल करते, उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं। वैसे भी इन एग्ज़िट पोल्स का ज़रूरी नहीं है कि कोई मुकाबला करा जा सके। जब मुकाबला है तो गलत शब्द हो गया, इसका कोई कंपैरिजन हो जो असली का रिज़ल्ट है उससे। अभी मैं ये मानती हूँ कि पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि कांग्रेस की सरकार को तोड़ दिया, तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार मान लीजिए वो भाजपा आएगी पुडुचेरी में, लेकिन असम में मुझे नहीं लगता। वहाँ पर लोग देख चुके हैं और अगर समझदारी से वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस वापस आएगी। हो सकता है कि अकेले सरकार ना बना सके, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत करके जितने बीजेपी के विरोधी दल हैं वो एक साथ आएंगे, क्योंकि बीजेपी के हाथ में किसी भी राज्य को देने का मतलब है कि वहाँ की स्थितियाँ खराब होना। वहाँ के लोगों की इच्छा ज़रूर हो सकती है कि वो जानना चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी शासन मिले, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे। उन्हें अभी पता नहीं ना कि उसके आगे क्या होता है। और जो त्राहिमाम आज देश की बाकी जनता कर रही है अलग अलग राज्यों में, ये उन्हें अभी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी उन्हें सुहावने सपने दिखाए जा रहे हैं। और आरएसएस प्रचारकों की जो बातें हैं वो मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से होती हैं, और एक चीज़ समझ में आ गया है कि ये लोग नफ़रत से भरे हुए लोग हैं। ये आरएसएस प्रचारक, इनके अंदर इतनी नफ़रत है कि आप तृणमूल की बात करेंगे, घूम फिर के ये राहुल गांधी को टारगेट करेंगे, क्योंकि इतना बोल बोल के इनके दिमाग के अंदर घुसा दिया गया है कि राहुल गांधी जो है वो तुम्हारा असली दुश्मन है। क्योंकि अगर वो आ गया सामने, उसकी तरफ लोगों का झुकाव हो गया, तो तुम कभी नहीं आ सकते। ये उन्हें पता है, आप समझ रहे हैं ना? तो इस बात को आप भी समझिए। और राहुल गांधी को जितनी ये गाली देते हैं, उसके विपरीत अगर आप देखें तो सच्चाई ये है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। और नरेंद्र मोदी की डिग्री का क्या, नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि भाई 35 साल भिखारी बन के रहे। तो जो भिखारी बन के रहा हो, जो घर से भागा हो या उसके माँ बाप ने उसे मार के भगाया हो, जिसने अपनी बीवी को छोड़ा हो, वो तो आज शमशान घाटों में लोगों को अकेला छोड़ेगा। ये वही आदमी है जो हर कब्रिस्तान के लिए एक शमशान घाट बना रहा था, आज पूरे देश को इसने शमशान घाट बना दिया है। लोगों को आंकड़ों में परिवर्तित नहीं होने दे रहा है। मुझे किसी से पता चला कि किस प्रकार से लोगों को जब वो अपने प्रियजनों का क्रियाकर्म करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो टोकन मिल रहा है वो 47.5 ऐसे करके 45.5 करके, ताकि आंकड़े छुपा जा सके। और एक आंकड़े के हिसाब से एक मेरे किसी जानने वाले का मैसेज बता रही हूँ, उनकी माताजी का देहांत हो गया, और वो जब गए तो वो बता रहे थे कि 1 बजे तक टाइम नहीं आया दिन में, और जब टाइम आया तो उनका शायद 47.5 या 45.5 ऐसे नंबर था। और उनके सामने ही मतलब 100 जो चिताएं हैं वो जलाई गई। उसके बाद लाइनों में लोग खड़े थे, लेकिन वहाँ के बारे में, उस जगह के बारे में वो कह रहे थे कि आंकड़ा कह रहा था 12 या 13 मौतें, सरकारी आंकड़ा। इसलिए सरकारी आंकड़े और असलियत में बहुत फ़र्क है। अपने आप सावधानी बरतिए, इस सरकार पे भरोसा मत करिए। ये जो वोटों की राजनीति है, इसके ऊपर उठिए, क्योंकि जितनी आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं वो करिए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में रहें, बाहर ना जाएं, ताकि उन लोगों को जिनको ऑलरेडी किसी और कारण से तबीयत खराब है और अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या उनका ऑक्सीजन कम हो रहा है, उनको अस्पताल के बेड मिल सके। अगर आप घबराएंगे या पैनिक करेंगे तो आप इमीडिएटली जाने की कोशिश करेंगे अस्पताल, क्योंकि आपको डॉक्टर भी कहेगा भर्ती हो जाओ, और उससे जिसको हॉस्पिटल बेड मिल सकता है उसे मिलेगा नहीं।
आपको इतनी घबराहट होगी कि आपकी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। इसलिए बहुत शांत रखिए अपने आप को। ये तस्वीरें बहुत दुखद हैं जो हम देख रहे हैं, ये हमें परेशान कर रही हैं, मगर आप अपने घर में रहिए और कोशिश करिए कि जो दवाइयाँ हैं उनको खाएं। डॉक्टरों से आप ऑनलाइन बात करके, फ़ोन पे बात करके देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होती तो आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। इसके अलावा आज जब एग्ज़िट पोल हो रहे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भी गई 2 एग्ज़िट पोल्स पे, और जब मैं लोगों को देख रही थी तो देखा कि भाजपा बहुत खुश दिख रही है, क्योंकि एग्ज़िट पोल में उनके फेवर का दिखाया जा रहा है। इस बात को समझिए कि हार और जीत लगी रहती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनके अंदर नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आज कोई पार्टी और कल कोई पार्टी जीत सकती है, लेकिन आप इसे जंग की तरह लड़े जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये दुखद विषय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता लोलुपता में डूबी हुई अहंकारी पार्टी है। क्योंकि सत्ता इन्हें मिल जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये सत्ता से उतर गए तो ये जेलों में जाएंगे, इनको सज़ा मिलेगी जो कुछ इन्होंने आप लोगों के साथ किया है, जो देश के साथ किया है उसके लिए। लेकिन सत्ता कैसे हड़पी जाए ताकि पावर इनके पास रहे, अहंकार में डूबे रहें। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बीमारी हो या बुढ़ापा सबको आता है, और एक ना एक दिन सबको जाना पड़ता है, और कभी ना कभी इंसान कमज़ोर भी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम अपना व्यवहार ठीक करें और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। लोगों की जान बचाने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, मगर नफ़रत की राजनीति की फसल को बोकर आज जो ये काट रहे हैं आप लोगों को भ्रमित कर कर, वो इस देश का दुर्भाग्य है। हार और जीत चुनाव में मान के चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब सामने हो तो अब की बार एक बार इनको हटाना ज़रूरी है, ताकि ये अहंकार में डूबे लोगों को सत्ता से हटाए और व्यवस्थाओं को हम ठीक करें। आपको कई बार लोगों से सुनती थी कि बेहतर होता कि हमारे ऊपर कोई डिक्टेटर होता। डिक्टेटर नहीं चाहिए होता है। आज़ादी से, आज़ाद हवा की सांस लेना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव हैं। लेकिन जब तक ये सरकार में बैठे हैं तब तक आप आज़ाद सांसें नहीं ले सकते। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े कितने झूठे हैं, मगर अहंकार में डूबा एक बाबा वहाँ बैठा है, क्योंकि ये ढोंगी है। ढोंगी बाबा इन लोगों को इसीलिए कहा जाता है। बचपन में कहा जाता था कि कोई साधु बाबा आएगा तो बच के रहना, उससे बात नहीं करना, ये लोग ढोंगी होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये सब के सब ढोंग कर रहे हैं। आज एग्ज़िट पोल पर मुस्कुराते हुए मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर एग्ज़िट पोल हो भी रहा है तो एग्ज़िट पोल को क्यों नहीं एक संयम के साथ कर लिया जाए। एक्सेसिव खुशी तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मनाना चाहिए ना, जब लोग मर रहे हों देश में और स्थिति आप संभाल ना पा रहे हो। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार में लोगों की मौतें हो रही है और लोगों का खून उनके हाथ में है, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो आते हैं टीवी पर, मुस्कुराते हैं कि अरे ये डेटा अच्छा दिखा तो लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ना। मतलब चुनाव है, कोई जीने मरने की बात है क्या? मगर इनके लिए जीने मरने की बात है, क्योंकि आपको मरना है इनको जीता हुआ रखने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए कि देश में इतनी चिताएं जले या देश चिताओं का एक अंबार बन जाए, तो आप भी सोचा समझा करिए। जब आप वोट देते हैं तो सोचा करिए कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको पाकिस्तान से दुश्मनी चाहिए या चीन से दुश्मनी चाहिए? क्या आपको देश सुरक्षित चाहिए, मजबूत चाहिए, कि ना पाकिस्तान ना चीन हमारी तरफ आंख उठाकर दे सके? क्या ये मुद्दे थे जिसके लिए आपने इन्हें वोट दिया? क्या आज जिस व्यवस्था के तहत लोग मर रहे हैं उस बच्ची के बारे में जब सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है, जिस बच्ची ने पीएम केयर्स फंड में अपने 5,000 रुपये अपने गुल्लक को तोड़कर निकाल कर भेजे थे। वो लड़की कोविड ग्रसित हुई और वो आज दुनिया में नहीं है।
ऐसी सरकार आपने चुनी, किस लिए? आखिर किस लिए? क्या दिया इस सरकार ने आपको? आज जब लोगों की मृत्यु हो रही है, प्रधानमंत्री कहाँ है? देश के पास प्रधानमंत्री है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है। और एक चीज़ मैं समझ गई कि ये प्रचारक जो है, इनको ये ट्रेन करते हैं। जब ये सफ़ेद बाल वाले थोड़े से बुढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहूँगी, बुजुर्ग एक अच्छा शब्द है इन, और गाली देने के से अच्छा है कि इनको बुढ़ा बोल दो। ये जो बुढ़े हैं, ये इतनी नफ़रत के साथ आते हैं और नफ़रत अपने मुंह से निकालते रहते, थूकते हैं, नफ़रत थूकते हैं। और क्योंकि ये बूढ़े दिखते हैं तो लगता है अच्छा बुजुर्ग है, नॉलेजेबल है। मुझे तो एक भी नॉलेजेबल नहीं लग रहा। जैसे मुझे नरेंद्र मोदी नहीं लगता था 2013 में, जब वो बात करता था तो मुझे ऐसे लगता था कैसी घटिया तरीके से बात हैं। अब की बार कम से कम मुझे ये तसल्ली हुई कि जब ममता दीदी को दीदी ओ दीदी करा तो कम से कम लोगों को गुस्सा आया, लोगों को दर्द हुआ कि किस तरह से बदतमीज लड़कों की तरह, छिछोरों की तरह ये कैट कॉल कर रहा है एक महिला नेत्री को, एक राज्य की मुख्यमंत्री को। मुझे तो ये तब भी वैसे ही लगता था, आपको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये एक एक कब्रिस्तान के लिए एक एक शमशान घाट बनाने की बातें करता था। आज जब ये हमारी उस कुर्सी पर आकर बैठ गया, जिस कुर्सी का मैं मान करती हूँ, प्रधानमंत्री की कुर्सी का, क्योंकि वो भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी है। इसने आपसे ताली बजवाई, थाली बजवाई, इसने आपसे मोमबत्ती जलवाई, कैंडल जलवाए, टॉर्च जलवाए, इसने आपको बेवकूफ़ बनाया। इसने आपको कहा कि सब कुछ ठीक है, हम 21 दिन में जीत जाएंगे इस जंग को। फिर कहा कि हम जीत गए, फिर गया रैली में, फिर बुलाया कुंभ में, और कोरोना को बेइंतहा फैला दिया देश में। और स्थितियां इतनी खराब है कि हाँ, अगर सोशल मीडिया पर अपना दबाव बना के आवाज़ को बंद भी कर देगा तो भी पूरी दुनिया जानती है कि कितनी बुरी स्थिति है। विश्व गुरु बनाने चला था, मगर नारा दे रहा था आपदा में अवसर। आपदा में अवसर लिया है लोगों ने। आपदा में अवसर हर उस काला बाजारी करने वाले का। आपदा में अवसर वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज जो बहुत महंगी वैक्सीन दे रही है। आपदा में अवसर जो अस्पतालों में बेड्स बहुत महंगे मिल रहे हैं। आपदा में अवसर जो अस्पतालों में आपको 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। आपदा में अवसर जो मर जा रहे हैं उनको एम्बुलेंस पे ले जाने के बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं। आपदा में अवसर वेंटिलेटर्स महंगे मिल रहे हैं। आपदा में अवसर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो महंगे मिल रहे हैं। आपदा में अवसर सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा। आपदा में अवसर सब आपदा में अवसर ढूंढ चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के तो प्रधानमंत्री ने इन्हीं को तो ये नारा दिया था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री चील, कौवे, गिद्ध, बिच्छू, सांप, इन सब को एक साथ करना जानते थे। इन्होंने कर दिया और वो सब इकट्ठे हो गए, मौत का जश्न मना रहे हैं। और आप और भारत की जनता मैं त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। सोचिएगा, किसे चुना आपने, कैसे चुन लिया आपने, और अब एग्जिट पोल कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। अरे चुनाव ही तो है, कुछ तो शर्म कर लो। कितने लालच करोगे? अरे कितना लालच करोगे? कितनी लोलुपता तुम्हारे अंदर, कितनी लालसा हद कर दी है। चुनाव ही तो है। देश की सेवा असली मकसद होना चाहिए। चुनाव ही तो है। जीत और हार से कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा उद्देश्य होना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप मेरी आवाज़ को पहुंचा सके, अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, क्योंकि जो मैं बोलती हूं वो आपके लिए बोलती हूं। मेरे माध्यम से आपकी आवाज़ लोगों तक जा रही है। आइए दोबारा से भारत को प्यार, भाईचारे के मोतियों के माला में पिरोएं, एक हो जाएं। जब तक एक नहीं होगा भारत, तब तक ईश्वर, खुदा, प्रभु, भगवान राम माफ़ नहीं करेंगे। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास पर शायद इनका जाना
सही नहीं था। भुगत रहे हैं आप और मैं। दोबारा मुलाकात होगी। विभाजित मत होइए, अनेकता में एकता और एकता में हमारी शक्ति है। भारत दोबारा से भारत बने, इसका प्रण लीजिए। नमस्कार। जय हिंद।